इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं और आप लोग एक बारी से रिवाइज कर लीजिए। हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। भूकंप से, बाढ़ से, तापमान से कि आर्द्रता से? तो क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से संबंधित है। तो इसका जो राइट होगा वो होगा भूकंप। भूकंप जो है वो सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। ये देखिए इस तरह की होती है और इसमें ये रेटिंग आती है, उसके आधार पे बताया जाता है कि इसकी रिएक्टर स्केल पे कितना होगा इसका। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? सुनामी, समुद्र में आया हुआ जो भूकंप है वो सुनामी कहलाता है। पहला है तूफानी मौसम, दूसरा है बौछार, तीसरा है समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी, या अजीब हरकतें करने वाला पालतू जानवर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अब ये वाला तो होने वाला नहीं है क्योंकि हमको पता है कि सुनामी जो है वो समुद्र में आने वाला भूकंप कहलाता है। मौसम होगा नहीं, बौछार होगा नहीं, ये तो ऑप्शन में ही आपका सारा क्लू दिया हुआ है। तो समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी, लहरें आती हैं तो एक टाइम के बाद ऊपर और वो अलग प्रक्रिया होगी, ये अजीब तरीके से तुरंत वापस पानी गिर जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे सही है। कभी कभी क्लू आपको पूरा मिल जाता है, इससे से पूरा जो क्षेत्र है अंदर घुसाएगा रिहायशी इलाकों में। और समुद्र तट पे मैंग्रोव के वृक्ष पाए जाते हैं जो इन लहरों को कंट्रोल करते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन यह है कि इतना जैसे अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो जब अवरोध, स्पीड ब्रेकर आपने रोड पे देखा है, उसी तरह से ये क्या होता है कि कुछ इस तरह से घुमावदार होते हैं झाड़ियां, ऐसे करके मोटी मोटी होंगी और एक दूसरे से लगी लगी होंगी। तो ये क्या होगा कि पानी इससे टकराएगा और फिर अंदर बहुत ज्यादा दूरी तक विनाश नहीं कर पाता है। प्रकृति ने आपको इससे बचाने के लिए चीजें दी हुई हैं। तो जो इसका आंसर है वो है समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी। फिर भूकंप आने का कारण क्या है? पृथ्वी की सतह पे ग्लोबल वार्मिंग, या पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि, या भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण, या पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। भूकंप, भूमि कब कांपेगी? तो इसका विवर्तनिक प्लेटों के कारण, जब मान लीजिए कोई प्लेट टकरा रही है या नीचे जा रही है तो जाहिर सी बात है कंपन होगा, वो इसका कारण माना जाएगा। टेक्टोनिक प्लेट्स ये देखिए टकरा रही हैं दो, तो कंपन उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी जहां पे कभी भी विस्फोट हो जाता है। ठीक है, तो वो सक्रिय के अंतर्गत आता है। तो एक बारी आपको पता होना चाहिए कि कौन से सक्रिय हैं, कौन से सुषुप्त ज्वालामुखी हैं। तो माउंट एटना ऑप्शन में है, स्ट्राम्बोली है, कोटोपैक्सी है, माउंट विसुवियस है। अब यहाँ पे आपको भूमध्य सागर के लाइट हाउस की बात हो रही है सक्रिय ज्वालामुखी में, तो स्ट्राम्बोली इसका राइट आंसर होने वाला है। इसको भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। यानी इसकी स्थिति कहाँ पे होगी? भूमध्य सागर में। और भूमध्य सागर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? लोकेशन पे पहुंच रहे हो कि नहीं? अगर जो पहुंच रहा है वो ज्योग्राफी सही से पढ़ रहा है, और जो नहीं पहुंच रहा है उसको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ये देखिए स्ट्राम्बोली इटली, अभी करंट में भी मैप दिखाया था हमने, तो देख लीजिएगा। जो मुख्य आपके हैं देवबंद, यहाँ पे माउंट पोपा, फ्यूजियामा जापान पे आपको मिलेगा, पोपा इधर मिल रहा है, बैरल द्वीप ये देखिए यहाँ पे, और कोटोपैक्सी इक्वेडोर में,
दक्षिणी अमेरिका वाला पोर्शन मैनालोवा, मोनाकी, माउंट रेनियर। उत्तरी अमेरिका में विसुवियस, ये देखिए इधर, ठीक है, एटना। तो इस तरह से आप एक बारी मैप वर्क भी कर लीजिए और मेन में ज्वालामुखी को भी देख लीजिए। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाएगा, या भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में स्ट्रोम्बोली को। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में है माउंट एटना, माउंट ब्लैक, कोटोपैक्सी और माउंट विसुवियस। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, और अभी अभी हमने मैप दिखाया है। एटना है, कोटोपैक्सी है, विसुवियस है, और क्या है, माउंट ब्लैक है। विसुवियस, एटना मिल गया आप लोगों को, और कोटोपैक्सी भी मिल गया है। ये देखिए, अब मिला क्या नहीं है, माउंट ब्लैक। ये जो है एक पर्वत है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मध्य यूरोप में मिलेगा ये, फ्रांस साइड में, ये देखिए, ठीक है। तो माउंट ब्लैक जो है, माउंट ब्लैक, ये आपकी पर्वत श्रृंखला है जो आल्प्स का भाग है, ठीक है, आल्प्स पर्वत का। फिर इसमें से कौन पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। द्रव्यमान और फुटप्रिंट के आधार पे इसको आपको बताना है। ओजोस डेल सलाडो, माउंट विसुवियस, टेमू मैसिफ या मोना। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होना चाहिए। ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्रव्यमान और फुटप्रिंट के आधार पे है टेमू मैसिफ। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों को याद होने ही चाहिए। ये देखिए, फिर 90 ईस्ट रिज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में स्थित है। अब प्लेट्स आपकी तैर रही हैं मैग्मा के ऊपर, और जो जहां पे गहराई ज्यादा है वहां जल भर गया है जो समुद्र कहला रहा है, यही तो है। लेकिन प्लेट्स तो तैर ही रही है ना बेटा। तो जो प्लेट्स के ऊपर है या उस पे पानी भर गया है तो वो क्या कहलाएगा, समुद्र के अंदर वाला जो अंतर समुद्री ज्वालामुखी रिज। अब ये कहाँ पे है, प्रशांत में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, या आर्कटिक महासागर में। तो क्या होने वाला है इसका राइट आंसर, अंतर समुद्री ज्वालामुखी रिज। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हिंद महासागर। इसको मैप में देख लीजिएगा और एज इट इज रट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब रटे रहेंगे तभी आपके इजी वे में हो पाएंगे। ये देखिए, ये भारत इंडियन प्लेट है, ये आपका श्रीलंका, और इधर ये आपकी प्लेट मिल रही। बर्फ भक्षक के रूप में जानी जाने वाली चिनूक हवा निम्न में से किस महाद्वीप में बहती है। बर्फ भक्षक का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि ये गर्म जगह से ठंडे की ओर आ रही होगी, ठीक है। तो ऑप्शन में है ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका। तो इसका जो राइट होगा वो क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा कि एशिया होगा, अफ्रीका होगा कि उत्तरी अमेरिका होगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो उत्तरी अमेरिका है। ये क्या करती है कि जैसे ही ये उत्तरी अमेरिका से आगे बढ़ती है तो बर्फ वाले क्षेत्र में, क्योंकि गर्म है, तो बर्फ को पिघला देती है। इस वजह से ये बर्फ भक्षक के रूप में भी जानी जाती है। यानी एक चीज समझ में आ गई कि जो चिनूक हवा है ये आपकी कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका।
गर्म और ठंडी हवाओं का पोर्शन जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको समझा दूंगी, ये वाले पोर्शन पे चलती है। फिर नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है। उष्णकटिबंधीय मानसून, भूमध्य सागरीय या भूमध्य रेखीय या शीतोष्ण मानसून। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अब अगर हम भारत की स्थिति देखें 0 डिग्री से और बीच से कौन सी रेखा 23 1/2 डिग्री कर्क रेखा गुजर रही है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो क्षेत्र होगा वो कौन सा क्षेत्र होगा? ये आपका होगा उष्ण कटिबंधीय। मानसून हमारे यहाँ आते हैं तभी वर्षा होता है। उष्ण कटिबंध क्योंकि 0 डिग्री के नीचे वाला भी क्षेत्र आपके जा रहा है, तो ये उष्ण कटिबंध है। उपोष्ण, शीतोष्ण, फिर शीत कटिबंध, इस तरह से 4 कटिबंध में बांटा गया। तो स्थिति जिसको याद होगी उसका ये आंसर सही हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ नीचे से ऊपर आ रही है ना बेटा, डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं शांत होती हैं। डोलड्रम जो है वो भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री के इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र है। अब अगर भूमध्य रेखा यानी यहाँ पे गर्मी ज्यादा है, ठंडी कम है, तो जहां गर्मी ज्यादा होगी तो हवाएं ऊपर उठेंगी, तो क्या होगा? उच्चावच, स्थिर, निम्न या उच्च दाब। तो कौन सा दाब होगा? जाहिर सी बात है कि जब गर्म हवाएं ऊपर चली जाएंगी तो इसको भरने के लिए ठंडी हवाएं आएंगी, लेकिन यहाँ जो दाब का क्षेत्र होगा वो हो जाएगा निम्न दाब का क्षेत्र। रीजन हमने आपको बताया कि गर्म हवाएं हमेशा ऊपर की ओर जाएंगी और ये जो 0 डिग्री वाला क्षेत्र है वो गर्म है, इस वजह से निम्न दाब का क्षेत्र। ठीक है, तो ऐसे ही मजे लेते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए, याद करिए, समझिए और फिर एग्जाम में बल्ले बल्ले करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।